धरा पर युग पुरुषों का अवतरण एक प्राकृतिक घटना होती है और यही प्राकृतिक घटना ब्रह्मलीन श्री रमेश दत्त त्रिपाठी के घर आंगन में जब हुई तो वह दिन था 8 दिसंबर 1960। इसी दिन एक विराट व्यक्तित्व ने जन्म लिया। रामयज्ञ त्रिपाठी के रूप में रमेश दत्त तिवारी के घर उनका जन्म हुआ। उनके रामयज्ञ नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। अहोरवा भवानी में हर वर्ष यज्ञ होता था। उस वर्ष भी यज्ञ था और उनके बाबा ब्रह्मलीन बजरंग दत्त तिवारी ने उसी यज्ञ में ईश्वर से आराधना की कि उनको एक पौत्र मिले और उसी के बाद रामयज्ञ त्रिपाठी जी का जन्म हुआ। इसलिए उनका नाम यज्ञ पे आधारित राम यज्ञ रखा गया। यथा नामे तथा गुणे, मर्यादा पुरुषोत्तम के पवित्र नाम को आगे चलकर इस बालक ने बहुत सार्थक किया। ग्राम मिसरौली, पोस्ट जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के साधारण से कृषक ब्राह्मण परिवार में जन्मे श्री रामयज्ञ त्रिपाठी मेधा और आत्मविश्वास का समन्वय लिए हुए हैं, समेटे हुए हैं। जीवन की तमाम दुरूहताओं एवं संकटों में तप कर वह कुंदन हुए। हथिया परास तिवारी कुल में जन्मे श्री त्रिपाठी पर अपने बाबा ब्रह्मलीन बजरंग दत्त त्रिपाठी के सरल एवं सादगीपूर्ण व्यक्तित्व की विराट झलक मिलती है। कहते हैं, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। यह कहावत चरितार्थ करते हुए रामयज्ञ त्रिपाठी, जो लल्ला के उपनाम से बहुत लोकप्रिय है, ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी पाठशाला रनकापुर में संपन्न की। तत्पश्चात गोंडा के थॉमसन इंटर कॉलेज में 1978 में इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और परिवार का नाम रोशन किया। ये वो समय था जब जनपद में बहुत कम छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहे लल्ला अपने चिंतन, मनन और अध्ययन के भरोसे लखनऊ विश्वविद्यालय से 1980 में स्नातक और 1982 में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और ये डिग्रियां भी प्रथम श्रेणी। ये वो जमाना था जब ग्रेजुएशन में प्रथम श्रेणी में आना गौरव की बात होती थी। तो आइए आपको इस विराट व्यक्तित्व का एक झलक दिखाते हैं। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं राघवेंदु सेवा समिति और अवधि वाणी। इन दोनों की प्रस्तुति नरोत्तम, यथा नाम तथा गुण। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये हमारा पैतृक आवास है ग्राम मिसरौली और यहीं पे आदरणीय श्री रामयज्ञ त्रिपाठी जी का जन्म हुआ। जहाँ पे जिस आंगन में बैठे हैं यहीं पे आप पले बढ़े और इतने बड़े हुए। आज हम लोग उसी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे और आइए जो भी कुछ है वो मैं उनके माध्यम से ही जानना चाहता हूँ
तो मैं आदरणीय बड़े भैया श्री रामयोगी त्रिपाठी जी से ये जानना चाहता हूँ कि वो अपने जन्म स्थान, इस घर के बारे में, गांव के बारे में कुछ थोड़ा बहुत सारी चीज़ें बताएं। 8 दिसंबर 1960 को मेरा जन्म हुआ। इसी गांव में, मिसरौली के ग्राम में पैदा हुआ था मैं। और उस समय जो है वो मेरे पिताजी, बाबा जी, पिताजी श्री रमेश दत्त त्रिपाठी, बाबा जी श्री बजरंग दत्त त्रिपाठी और हमारे बाबा जो है वो राम अवतार तिवारी जी थे। और ये जब मैं पैदा हुआ, पहले तो सब लोग एक ही में रहते थे, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो मैं इसी मकान में पैदा हुआ था 8 दिसंबर 1960 को। उस समय जो मकान था, उसके बाद तो ये कब से लगभग हमें जहाँ तक याद आता है कि 2 बार गिरा। जी जी। एक बार जो है पहले जब हमारे बाबा का बंटवारा हुआ अपने भाइयों से, तो हम लोग ये बाबा जी 3 भाई थे। बाबा जी हमारे 3 भाई थे। बड़े मनोदत्त तिवारी जी थे और उनसे छोटे बजरंग दत्त तिवारी जी थे जो हमारे बाबा थे, और उनके लगभग उनसे 11 साल छोटे थे। और बजरंग दत्त तिवारी और ईश्वर दत्त तिवारी जो है वो तीसरे सबसे छोटे भाई थे हमारे बाबा जी के। तो उनका मकान उधर था। जी तो जी। हम लोग जब यहाँ जो कुएं के उधर, जो कुएं के उस साइड में है अभी, मतलब जो है वो उनका मकान था। जी जी। बड़े बाबा जी क्या करते थे? बड़े बाबा जी भी खेती का कार्य ही देखते थे। हमारे बाबा जी भी बजरंग दत्त तिवारी जी भी खेती का ही कार्य देखते थे। और उनसे जो छोटे वाले थे वो 18 साल की उम्र में वो कलकत्ता चले गए थे, और कलकत्ता में जेल पुलिस में उनकी भर्ती हो गई थी, वेस्ट बंगाल पुलिस में। और वहीं पर वो उन्होंने जब तक रिटायर नहीं हुए तब तक वो वहीं रहते थे। अच्छा, तो बड़े वाले बाबा जी के कितनी संतानें थीं? बड़े वाले बाबा जी मनोदत्त तिवारी जी के 4 संतानें थी और 2 लड़कियां थी। 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। और आपके बाबा जी नंबर पे हमारे बाबा जी थे, उनके 4 बेटे थे और 1 पुत्री थी। सबसे बड़े भाइयों में हमारे पिताजी थे रमेश दत्त तिवारी जी, और उनसे छोटे कमलेश दत्त तिवारी जी थे। उनसे छोटे राघव दत्त त्रिपाठी जी थे। चौथे नंबर पे राम गोपाल तिवारी जी थे। बुआ हमारी जो है सावित्री, उनका विवाह जो है वो हैदरगढ़ कमेला के पास जो है सफीपुर गांव है, वहाँ पे हुआ था। शीतला प्रसाद तिवारी जी हमारे फूफा जी थे। अब तो मतलब उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। वो आयुर्वेद कॉलेज में थे। तीसरे नंबर पे साहब चाचा थे, जिनको हम लोग साहब चाचा बोलते हैं। साहब चाचा बोलते थे क्योंकि उनका प्रमोशन होने पे जब साहब हुए तो उनका मतलब परिवार में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि मतलब कि सम्मानजनक जो यूपी गवर्नमेंट की सर्विस है, अकाउंटेंट से उनकी भर्ती हुई और गजटेड पोस्ट पे रहे। उनका इस परिवार के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान, शैक्षिक उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है। तीसरे वाले बाबा जी जो हमारे हैं ईश्वर दत्त तिवारी, उनके 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी। बड़े वाले बेटे अभिलाष दत्त त्रिपाठी जी थे। वो ग्वालियर में LIC ज्वाइन किया था। और बाद में ट्रांसफर होकर के जो है वो लखनऊ आ गए। और उनके 2 दूसरे बेटे हैं, वो भी भारतीय LIC में ही थे, प्रमोद त्रिपाठी, जिनको हम लोग प्यार से नाने काका बोलते थे। बुआ जी यहीं पे रहती हैं, शांति देवी। और छोटी लड़की थी मालती बुआ, जिनको हम लोग ननकयू बुआ कहते थे। हम लोगों की बहुत मतलब इस परिवार से बड़ा जुड़ाव था। असल में हमको गांव से जुड़ाव तो मेरा बहुत था। जैसा बताते हैं कि इतने जानवर थे और इतना सब कुछ था और 10, 11, 12 लोग इसी घर में रहते थे। और तब ये इतना बड़ा और भव्य भी नहीं बना था, तब ये कच्चा था और इतने ज़्यादा कमरे भी नहीं थे तब, लेकिन इसमें संख्या ज़्यादा थी। आज जगह ज़्यादा है लेकिन लोग कम हैं और बड़ा तकलीफ सा लगा कि पीड़ादायक होता है जब आते हैं और अपने हाथ से ही ताला खोल करके और फिर अपने ही घर में। यहीं पे 2006 में पिताजी की डेथ हुई थी। उनका दाह संस्कार वही 300 बगिया जो है यहाँ पे हमारा जो पेरेंटल सारे पूर्वजों को वहीं पे मतलब शमशान घाट शमशान पे वो किया गया, शमशान क्षेत्र है। हाँ, दाह संस्कार वहीं हुआ था।
मिसरौली की शीतला महारानी देवी का स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है। और हमारे बाबा दादा भी ये नहीं जानते थे कि इस नीम की क्या आयु है। यहाँ साधु दादा का ये मकान है, वो रहते थे, वो बताते थे उस ज़माने में, आज से 40 साल पहले बताते थे कि उनको भी नहीं मालूम है कि इसकी उम्र कितनी है इस वृक्ष की। लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं, लेकिन मैंने देखा कि दायित्व लेने का शौक़ है। तो ऐसा क्या कि मतलब आप लपक कर जिम्मेदारियाँ लेते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे जिम्मेदारियों को ओढ़ने का या लेने का जो है एक शौक़ है, स्वभाव में है वो। उसको उससे हमको बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। एक प्रश्न मन में आता है कि आप एक ब्रिलियंट स्कॉलर रहे हैं और थ्रू आउट आप फर्स्ट क्लास पास हुए हैं। मतलब जब से आपने पढ़ाई की, जिसको हाई स्कूल बोलते हैं, हाई स्कूल टू पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका थ्रू आउट फर्स्ट क्लास था। और अच्छे स्कॉलर होने के बावजूद भी आपने बहुत जल्दी सर्विस शुरू कर दी। उसके पीछे क्या रीज़न था? आप ग्रुप ए की सर्विसेज में, जैसे पीसीएस था, आईएएस था, सिविल सर्विसेज वगैरह में नहीं गए, तो क्या पारिवारिक दायित्वों का इतना ज़्यादा दबाव था, या कि फिर आप को इधर जाने के लिए इच्छा नहीं थी? जी पारिवारिक दायित्वों का दबाव तो मतलब था पूरा, क्योंकि हमें जो भी अपने कैरियर में आगे 1980 के बाद जी जो भी मुझे करना पड़ा, जी जी वो सब पूरा पारिवारिक दायित्व को पूरा करने के लिए ही सारी मतलब वो थी परेशानियाँ। जी जी ऐसी परेशानियाँ आई कि जिसमें मैं अपने कैरियर को अगर रखता तो परिवार बिखर जाता। अगर पारिवारिक दायित्व का निर्वाह ना करते उस समय, या अपने मन में विचार न लाते, तो अपने करियर पर सोचते, तो शायद ये परिवार बिखर जाता। या जो आज परिस्थितियां हैं, मान लीजिए हमारा उतना अच्छा नहीं करियर रहा, लेकिन बाकी लोग सही अपनी जगह पे पहुंच गए, अच्छा करियर रहा, सबका बन गया, तो शायद हो सकता है कि मैं अगर अपने करियर पे ध्यान देता तो ये बातें नहीं हो पाती। और तो बाकी तो नहीं, कभी प्रयास किया आपने कि फॉर्म भरा जाए? और जी थोड़ा सा मैंने जैसे कि पब्लिक सर्विस, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था एंशिएंट हिस्ट्री में, अच्छा। लखनऊ विश्वविद्यालय से। और मैंने 1982 में वैसे फॉर्म भी भर दिया था पीएचडी करने के लिए। हमने सिनॉप्सिस भी अपनी सबमिट कर दी थी। डॉक्टर राम आश्रय अवस्थी जी जो है वो वहाँ आर्कियोलॉजी में उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और हमारे गाइड भी थे वही। और उनके छत्रछाया में हमें अपना पीएचडी पूरा करना था। टॉपिक भी मिल गया था, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल स्टडी ऑफ बृहस्पति स्मृति। और सिनॉप्सिस वगैरह सबमिट करने के बावजूद भी बीच में 1981 में जो थोड़ा सा हमारे परिवार में वो मतलब कि दिक्कतें आई, मुसीबतें आई, उसकी वजह से फिर हमें अल्टीमेटली 84 में ये सब छोड़ करके जो है लखनऊ छोड़ करके हमें गांव में जाना पड़ा, जिसकी वजह से नहीं हमने इसी कारण से आप मतलब सिविल सर्विसेज में। तो और दूसरा ये कि पब्लिक सर्विस कमीशन का एक बार फॉर्म हमने भरा था, तो हमारा लेक्चरर में भी जो है प्रवक्ता के रूप में, इतिहास के प्रवक्ता के रूप में, ये सुल्तानपुर के पास एक बरौसा इंटर कॉलेज पड़ता है, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग भी हो गई थी। मतलब कि फाइनल सिलेक्शन हो गया था, लेटर वगैरह भी आया था। लेकिन एक तो वो उस समय सैलरी भी उतनी अच्छी नहीं होती थी, और 2-4 अध्यापक जो थे उनसे भी सलाह ली, तो उनका साहब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतनी अच्छी पोजीशन में हैं, तो आप वहाँ। ऑलरेडी आप LIC में काम हम कर रहे LIC में काम कर उसके रहे थे, पश्चात इसका रिजल्ट आया था। तो जी, तो इसलिए वहाँ भी अपना जो है वो नहीं गए। तो बस ये समझिए कि ये मैं पारिवारिक दायित्व तो है ही है। अब इसमें मेरी अपनी असफलता इसको इसलिए मानते हैं कि हमने परिवार के दायित्व को पहले रखा, प्रायोरिटी पर रखा, और अपने करियर को थोड़ा सा बाद में। इसमें हम किसी को दोष नहीं देते हैं, बस ईश्वर पे ये कि हाँ भाई जो हो सकता था मैक्सिमम वो हमको उसने दिया। आप अपनी कुछ शिक्षा के बारे में बताइए। आपकी प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा कहाँ पे हुई? प्राइमरी शिक्षा हमारी जो है वो प्राइमरी पाठशाला रनकापुर में, जो हमारे गांव के मिसरौली से 1 किलोमीटर दूर ही था, 1.25 किलोमीटर। तो वहाँ से मैंने 1971 में कक्षा 5 बोर्ड से परीक्षा हुई थी, उसको पास किया। कक्षा 8 जूनियर हाई स्कूल जगदीशपुर से हमने किया था, जो हमारे घर से लगभग 6 किलोमीटर दूर पड़ता था।
कक्षा 8 1974 में पास किया था और 1974 में ही फिर हमारे छोटे चाचा जी पितातुल्य हमारे राम गोपाल त्रिपाठी जी वो आए हुए थे और गांव पे, और उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे शिक्षा के लिए ठीक नहीं है तो हमारे साथ गोंडा चलो। वो गोंडा में रहते थे तो उस समय उनकी पोस्टिंग गोंडा? हाँ, गोंडा में थे। तो मैं मई 74 में गोंडा चला गया था और गोंडा में मैंने थॉमसन इंटर कॉलेज है, जिसको कि अब जो है हमारे सामने तो थॉमसन इंटर कॉलेज था, अब उसका नाम जो है शहीद आजम भगत सिंह पड़ गया है। तो उससे मैंने बहुत मतलब वहाँ का अच्छा कॉलेज था जिसमें मैंने कक्षा 9 से लेकर के और कक्षा 12 तक की क्लास 12 तक की परीक्षा पास की थी वहाँ पे। कक्षा 12 की और कक्षा 10 दोनों की परीक्षाएं जो है हमारी वो मैंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था। उसके बाद फिर उच्च शिक्षा के लिए मैं लखनऊ चला आया। लखनऊ विश्वविद्यालय से हमने कक्षा स्नातक और परास्नातक की परीक्षा पास की थी, दोनों प्रथम श्रेणी में। कक्षा मतलब कि ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? स्नातक में मेरे सब्जेक्ट थे फिलॉसफी, संस्कृत और एंशिएंट हिस्ट्री। अच्छा। और वो मैं अपने साहब चाचा जो हमारे हैं ब्लॉक में राजाजीपुरम में रहते थे, मैं उनके पास रह करके और साइकिल से यूनिवर्सिटी जाता था और 2 साल उनके पास रहा और तब हमने ग्रेजुएशन पास किया। तो ग्रेजुएशन में हमारे सब्जेक्ट आपको बता ही दिया, संस्कृत और फिलॉसफी और एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास, ये था। परास्नातक भी जो है वो हम लोगों ने हमने मतलब जो है उससे एंशिएंट हिस्ट्री से ही किया था। और एंशिएंट हिस्ट्री में भी एक पार्ट है उसका आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। किस ईयर में कंप्लीट हुआ परास्नातक? ये 1982 में हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ था। और उसी साल आप सर्विस में भी आ गए? जी बिल्कुल। जून के लास्ट में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और एग्ज़ाम ख़त्म करके फिर ये था कि हमें कहीं न कहीं कुछ सर्विस करनी है, तो उसके बाद फॉर्म भर चुका था और फॉर्म भर करके मैं जब इम्तहान ख़त्म हो गया एग्ज़ाम, तो मैं गांव चला गया था। पता लगा कि अब हमारा इम्तहान LIC का होने वाला है और अगस्त में 1 अगस्त को हमारा इंटरव्यू था। 1 सितंबर 1982 को मैंने LIC ज्वाइन कर लिया। अच्छा, 1 सितंबर 1982 को आपने भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रतापगढ़ में पहली पोस्टिंग कर ली। तो उस समय तो तनख्वाह भी बहुत कम रही होगी? जी, उस समय मैंने प्रारंभिक जो पहला वेतन मिला था वो 600 रुपये था। 600 रुपये था। और आज मैं जब रिटायर हो रहा हूँ तो आज का वेतन क्या है? वो 2 लाख से ऊपर है। तो वो कितने गुना बढ़ गया ये आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि आपका चूँकि संस्कृत एक सब्जेक्ट रहा है, तो हम चाहते हैं कि कोई एक आप ब्राह्मण परिवार से हैं और संस्कृत आपका सब्जेक्ट रहा है, बड़ा अभिरुचि रही आपकी। ऐसा सुनने में आता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी आपको पूरी कंठस्थ। जी। तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक श्लोक छोटा सा आप हम लोगों के लिए सुनाएं। देखिए, गुरु वंदना है एक हमारी जो शंकराचार्य जी ने की थी। अरे बहुत बढ़िया। तो उसका 2 लाइन हम सुना रहे हैं। बिल्कुल है ना। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन्न लग्नम गुरोरांध्रिपद में ततः किम बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम लेते रहे हैं, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो छूटा जा रहा है। हम ये एजुकेशन के दौरान फिर शादी कब आपकी हुई, जरा से उस पर प्रकाश डालिए। आपकी शादी कहाँ, कैसे, कब, किससे हुई? शादी का देखिए परिवर्तन कितना वो होता है तेज़ी से।
कि आज अगर बच्चा सर्विस नहीं मिल रही है तो फिर शादी होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि अब बच्चे की शादी होती है, बच्चा क्या कर रहा है पहला प्रश्न होता है। मैंने 1978 में जब इंटर कर लिया और इंटर की परीक्षा देने के बाद घर आए, गांव पहुंचने पे हमें ये पता लगा कि मेरी शादी तो तय हो चुकी है। तो अब मैं कुछ उस समय तो कहीं कुछ बोलना भी नहीं था, कुछ कह भी नहीं सकते थे। तो मेरी शादी 22 मई 1978 को वहीं से करीब 20 किलोमीटर दूर हमारे गांव से तिलोई जगह है, तिलोई के पास इच्छाराम पंडित का पुरवा है, वहाँ पे ब्रह्मलीन जगदम्बा प्रसाद मिश्रा जी की सुपुत्री अनसुईया थी। तो अनसुईया जी के साथ हमारा विवाह 22 मई 1978 को संपन्न हुआ। उस समय वो कक्षा 8 में पढ़ती थी और आप 12वें? हाँ, और वो उस समय 14 वर्ष की थी। आप अपने नई पीढ़ी को, नए ज़माने के इस युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? नई पीढ़ी के लिए, जो अपने परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए सिर्फ यही संदेश है कि वो हमेशा मिलजुल करके रहें, प्रेम भाईचारा ये बनाए रखें, एक दूसरे से संवाद बनाए रखें और बीच बीच में मिलते रहें। अगर ये भावना, ये सारा सामंजस्य उनके पास रहेगा तो वो आपस में परिवार की एकता, अखंडता ये सब बनी रहेगी और एका बना रहेगा, जो हमारे परिवार का हमेशा का इतिहास रहा है। यही संदेश देना चाहेंगे कि मिलजुल करके रहें, खुश रहें, संवाद करते रहें। आपका सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो अब सेवानिवृत्त से पहले, बिफोर रिटायरमेंट एंड आफ्टर रिटायरमेंट, तो आफ्टर रिटायरमेंट की लाइफ आप कैसे अपने समय का कैसे सदुपयोग करेंगे? देखिए, जो मैंने सोचा है, अभी तक तो मैं परिवार के लिए, सबके लिए करता रहा और अपने लिए सबसे कम समय दिया। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने लिए कुछ ज़्यादा समय दूंगा, क्योंकि हॉबीज़ वगैरह को, हाँ, जो हमारी अपने मन में जो रुचियाँ रह गई हैं, जो नहीं कर पाए हैं, कहीं घूमने जाने का, टहलने का, इसी तरह से समय को बांट करके योगा सुबह करना, बाकी जो है वो कुछ समाज के लिए करना, ध्यान करना, तन मन की स्वस्थ रहने के लिए अब आगे कार्य करेंगे। क्योंकि बाकी सारी कोई जिम्मेदारियां हैं नहीं, सभी बच्चों की शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, सब हमारे पास कोई ऐसी वो नहीं है जिसकी वजह से हमें जो है वो इसके, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ करने के लिए नहीं रहा है। और एक हम नीरज जी की कुछ एक कविता है जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वो वही हमारे लिए अब कुछ करने के लिए यहाँ बचा, जीवन दर्शन उससे जीवन दर्शन हमारे मिलेगा। कि नीरज जी की एक कविता है कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा, उससे मिलना नामुमकिन है, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा। इसी सिद्धांत को लेकर के आगे चलना है, अपने ऊपर कम से कम भार रखना है और जिम्मेदारियों से मुक्त होना है। हम चाहेंगे कि आप अपनी मनपसंद कोई एक ऐसा गाना गुनगुनाइए जो आपकी पसंद का हो, और एक और ऐसा गाना गुनगुनाइए कि अगर आपकी धर्मपत्नी आपसे रूठी हुई तो आप मनाते हैं, तो कौन सा गाना आपको पसंद आएगा जिससे उनको आप खुश करना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी बताया कि मैं जहाँ तक मुझे अपना जो दर्शन बनाया है प्रेम का, तो वो वही एक ऐसा वो है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, केवल रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों पर देके अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर इस दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये है। और एक दूसरा पत्नी के लिए वैसे तो जिस समय विवाह हुआ उस समय मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि क्या कैसे पत्नी, पता ही नहीं लगा कि विवाह तय हो गया। लेकिन अंदाज लगाता था कि अगर पत्नी अब शादी हो ही गई है तो अगर ऐसी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब ईश्वर से यही प्रार्थना करता था
और वो ठीक ही था कि चांद सी महबूबा हो मेरी, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी मैंने सोचा था। ना कस्में हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा ही मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी मैंने सोचा था। सारे परिवार में आपको बड़ी लोकप्रियता हासिल है, खासकर आप जिस कार्यस्थल पे रहे अपने ऑफिस में भी, तो उसका क्या राज है, इतना लोकप्रिय हो जाते हैं बड़ी जल्दी लोगों को? देखिए, पारिवारिक संस्कार में हमको मिला हुआ है और हमने जो परिवार में सीखा वो ये कि प्रेम, सामंजस्य, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो करके और संवाद बनाए रख करके एक दूसरे से मिलते हुए, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। और मैंने हमेशा इसी का पालन किया, चाहे मैं कार्यालय में रहा, चाहे मैं परिवार में रहा, लेकिन हमेशा अपने से छोटे बड़े सबका सम्मान देखा कि हमको अगर किसी को डांटना भी है तो उसका, छोटे को डांटना है लेकिन किसी के 8 आदमी के सामने न करें, अपमानित न करें। तो कहने का मतलब ये कि की पॉइंट ये है कि सम्मान बांटिए तो सम्मान मिलेगा। प्रेम अगर आप करते हैं, सामंजस्य बना करके चलते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही कह रहा हूँ तो अब ये दूसरा मतलब कि वही करना है, ऐसा नहीं। सलाह आप सबसे लीजिए, सबके सलाह से कार्य करिए, सबको पूछते हुए करिए, तो उसको भी लगे कि हमारी भी इसमें जो है कुछ सहमति है, तो इसके द्वारा आप लोकप्रिय हो सकते हैं। अपने बच्चों से आप संतुष्ट हैं? आप दामाद, बिटिया, बहू और क्या कहते हैं बेटे, छोटे अनुज और भतीजे, भांजे, क्योंकि आपका बहुत एक लंबी फहरिस्त है और सभी आपके बड़े प्रशंसक हैं। मैं अपने बेटे और बहू दोनों से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। बेटा हमारा ज्ञान उसमें कार्य कर रहा है और बहू हाउसवाइफ है, बाकी थोड़ा बहुत इसका पार्लर का भी काम देख लेती है। उनसे एक पोता एक पोती है, उनसे भी मतलब कि वो हमारे एक तरह से इंजॉयमेंट का एक वो है, जिनको जो मैं बहुत बड़ी मतलब प्रसन्नता होती है घर आते ही। और दोनों लोगों में बड़ा सामंजस्य है, पोते और बाबा में। जी जी बिल्कुल, पोते, बाबा और पोती तीनों में। और जब तक पोता छोटा था तब तक घोड़ा बनते थे और अब भी घोड़े बनते हैं। और शायद मैं घोड़ा हूँ, घोड़े जैसा भी मतलब फुर्ती है हमारे अंदर, वो इसका पीछे यही एक कारण हो सकता है। और जहाँ तक बेटे बहू दामाद और बिटिया का है प्रश्न, बेटी हमारी ऋचा जो है वो अहमदाबाद में है, अनंत यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें कार्यरत है। और दामाद जी हमारे जो है एक्वेरियस में एग्जीक्यूटिव हैं फाइनेंस से। तो ये दोनों मतलब उनसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अभी उसको बेटी को एक बेटा भी हुआ है। बेटे दोनों की शादी विवाह से निवृत्त हो गए हैं, दोनों की शादी करके मतलब अगर देखा जाए तो हमें कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। खाली घोड़ा बनने की जिम्मेदारी है। लेकिन ये बहुत सौभाग्यशाली है कि आपकी स्वास्थ्य इस तरह का है कि आप इस उम्र में घोड़ा बन सकते हैं। जी, नहीं लोगों का उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। और जहाँ तक अनुज और मतलब भतीजों की बात है, मेरे दोनों भतीजे जो हैं, अनुज हमारे कस्टम में है, GST उसमें, तो कस्टम में है। और उनसे मैं मतलब कि कार्य तो अच्छा ही है, कार्यालय में उनकी एक सम्मान है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान दे करके पूरे परिवार को गौरवान्वित किया है, उससे हमेशा मतलब जो है वो हमारा सीना गर्व से ऊंचा रहता है। आज स्थिति ये है कि भले ही वो छोटे हैं, हमसे 11 साल छोटे हैं, लेकिन अब हम लोगों की स्थिति ये हो गई है कि हम बिना उनके राय के, बिना उनके सलाह मशविरा के कार्य नहीं कर सकते हैं, करते नहीं हैं, क्योंकि पूर्ण विश्वास है कि वो अच्छी सलाह देते हैं। अच्छा, एक प्रश्न थोड़ा सा आपको दुखी भी कर सकता है कि जब
आप एजुकेशन चल ही रही थी, आपका शायद पोस्ट ग्रेजुएशन ही था, तभी बहनोई जी की आपके मतलब मृत्यु हो गई और अकाल मृत्यु हो गई। ऐसे में स्थिति बड़ी परिवार के लिए दयनीय हो गई। तो और उस समय दोनों भांजे आपके बहुत ही कम उम्र के थे, शायद क्या 1.5-2 साल की एक की उम्र थी और एक 2.5-3 साल 4 साल के रहे होंगे, बबलू और सीलू, जिनका नाम मतलब निक नेम है। फिर ऐसे में इन परिस्थितियों में मतलब और बहुत कम उम्र में बहन जी की भी उम्र बहुत ही कम थी, 20-21 साल की थी। तो आपके ऊपर एकदम से भार आ गया, खाली अपने ना स्वयं अपने परिवार का, बल्कि एक बहन के भी परिवार का भार था, मानने पर था। तो आपने बहुत अच्छे ढंग से उसको किया। मैं उस पर आपकी थोड़ी सी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। जी 1980 तक हमें बहुत ज़्यादा आर्थिक या उस तरह की दिक्कतें नहीं थी। मैं पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, सन 80 में मेरा गौना आ गया था और 81 में, लेकिन दुर्भाग्य से 1981 में हमारे बहनोई ब्रह्मलीन शिव प्रसाद तिवारी जी का जो है वो अल्प आयु में 24 वर्ष की आयु में मात्र उनका देहावसान हो गया, अकाल मृत्यु हुई थी। और उस समय जो वो हमारी बहन जी थी वो भी 21-22 साल की थी और उनके 2 बेटे थे, मतलब एक बबलू सीलू है। बबलू जो है वो लगभग 5-6 साल के आसपास थे और 2.5-3 साल का हमारा छोटा भांजा था सीलू। तो बहन जी और उनकी एक तरह से जिम्मेदारियां परिवार के ऊपर आ गई, हम ही लोगों पर, क्योंकि वहाँ भी पढ़ाई लिखाई का उसका बढ़िया माहौल नहीं था। तो और बहुत अच्छी उनके यहाँ भी जो है वो आर्थिक स्थिति, खेती पाती बहुत अच्छी थी, लेकिन करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हमारे बहनोई ही सब कुछ देखते थे। तो इस तरह से परिवार मतलब दोनों भांजे, बहन जी और जो लगभग उनके कुछ परिवार की भी सारी जिम्मेदारियां हम लोगों के ऊपर आ पड़ी। और वो बहन जी और दोनों भांजों को मैं अपने वहीं मिसरौली ले आया और शायद इसीलिए हमें बहुत जल्दी नौकरी की आवश्यकता भी थी कि कहीं से कुछ नौकरी वगैरह हो जाए तो फिर अर्निंग हो जाए तो सबका पालन पोषण हो सके। तो इस तरह से उनकी जो जिम्मेदारियां थी, फिर साथ में परिवार में पिताजी हमारे थे और छोटे भाई, और फिर ये सब मिला करके जो है काफ़ी 8-9 लोग सदस्य हो गए। बाबा जी हम ही लोग साथ रहते थे। 81 में ही आपस में जो संयुक्त परिवार था उसमें भी अलगाबाटी हो गई। तो सब इस बड़ी विषम परिस्थितियों में हमें ये जो है कार्य करना पड़ा कि जो है वो नौकरी शुरू करके और बच्चों का पालन पोषण करना पड़ा। बाद में जो है दोनों बच्चे पढ़ लिख करके ईश्वर की कृपा से आज अच्छी जगह पर हैं। वो एक बेटा जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में, चिट फंड सोसाइटीज़ में, और बड़ा लड़का बहन जी का, और छोटा लड़का जो है वो हाई कोर्ट में एडवोकेट है, प्रैक्टिस कर रहा है। और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि वो हमारे साथ ही आसपास में ही हमारे इसी कॉलोनी में रह रहे हैं। बहन जी भी यहीं पे हैं। बहन जी को बड़ा सम्मानित मतलब महसूस करती हैं, दोनों बच्चे बहुत ही लाड़ प्यार देते हैं उनको। तो आपको लगता है कि आपके पालन पोषण का असर है कि दोनों बच्चे अपनी माँ को जो है एक पल भी दूर नहीं रखना चाहते? नहीं, तो बच्चे तो खैर ऐसे वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ कि जहाँ पे चाहे भाई भाई हो, चाहे बहन भाई हो, या वो हो मामी का, उनको विरासत, ये उनको संस्कार मिला, हमने देने का प्रयास किया। और आज उसी की स्थिति है कि हमारी बहन जी उन लोगों के पास सुखपूर्वक रह रही हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है और हम भी संतुष्ट हैं कि जो भी हमने वृक्ष लगाया, प्रयास किया, उस फल फूल रहा है। और इस सब दायित्व के निर्वाह में हमें सलाह हमेशा बहन जी से मिलती रही, माता जी से मिलती रही। साथ में हमारी ये सब कुछ कर दायित्व निभाने में पत्नी का बहुत बड़ा हाथ था। शायद अगर उनका साथ ना मिलता तो हम इस कोई भी दायित्व हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, संभव नहीं हो सकता है। तो मतलब इस पूरे कार्य में ये जो आपने एक तरह से परिवार का जो दायित्व निर्वहन किया, इसमें
सहधर्मिणी का बड़ा भारी योगदान बहुत रहा। बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आज का वातावरण ऐसा है, आज का माहौल ऐसा है कि हर पत्नी तुरंत जिस दिन से आती है उसी दिन से सोचती है कि ये सब हमारे कुछ अपना अपना। पति का है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा सामान है, हमको ये दहेज में मिला है। लेकिन ये सब कुछ पत्नी ने कभी नहीं ध्यान दिया। दोनों भांजे साथ में रहते थे, दोनों अपने, इनके सन 86 में हमारा बेटा हुआ आशुतोष दीपक, और सन 88 में हमारी बिटिया हुई ऋचा। उनको भी जैसे रखते थे बिल्कुल वही इसी तरह से पालन पोषण हमारे अपने दोनों भांजों का किया इन्होंने, उसी तरह से माँ का दर्जा दिया। और हमें गर्व है आज भी हमारे बच्चे जो हैं वो दोनों, जितना प्यार हमारी बेटी और बेटा करता है अपनी माँ से, उससे 19 हमारे जो है वो दोनों भांजे उनसे नहीं करते हैं। हमेशा मतलब माँ का दर्जा देते हैं वो भी। तो तुरंत इन्होंने पालन किया और वो भी आज जो है अपनी माँ का उसी तरह ख्याल रख रहे हैं, ध्यान रखते हैं। नई पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंप करके एक तरह से वानप्रस्थ में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, नई पारी के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपका इसी तरह से नेतृत्व इस परिवार को मिलता रहे, बच्चों को मिलता रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस अवसर पर आपका आशीर्वाद तो चाहता ही हूँ, साथ ही आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि रिटायरमेंट के पश्चात आपका एक नया पुनर्जीवन नए उत्साह के साथ और शुरू हो। साथ ही आप दीर्घायु हों, सदैव प्रसन्न रहें, सदैव स्वस्थ रहें, और हम सबको आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आप आगे रहें। स्वागतम 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 मंत्री वीरासे गुंज ध्वनि मंगलम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आइए ना, आज है आप आए अतिथियों के सरताज है। पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। Dear Ram Yagya, who is fondly called Lalla, is retiring this month end after 39 years distinguished service in LIC. I venture to express few words. I have been witness to Lalla's birth on 8th December 1960 at Misrauli, our native place. With passage of time, lean and thin baby grew and became an obedient, courteous boy with promising qualities. Subsequently, with a view to ensure quality education and educate proper guidance, I took him to Gonda in July 1974, where he was with me for 4 years. Sincere hard work turned an average student into a highly meritorious one. He secured first class first in 10th class, which continued up to MA level. Arvai is a fine combination of sterling qualities of head and heart. With his unwavering sincerity, integrity, and well-meaning intentions, he attains a distinct place. He commands wide acceptance and respect in our large family and society at large. He has
all along been a non-controversial man. His total personality is inspiring for all as a role model. I have been closely associated with him for the last 60 years. I watched him growing, maturing, and flourishing, earning the resultant name and fame. I take pride in him and wish him a brighter future ahead. My choicest blessings for his blissful, well-contented, glorious family life. Thank you. जो घर परिवार में लल्ला के नाम से जाने जाते हैं, सभी छोटे बड़े उन्हें इसी नाम से जानते हैं, इसी नाम से संबोधित करते हैं। ये नाम ही उनकी लोकप्रियता और परिवारीजनों के हृदय में उनके स्थान को परिभाषित करने को पर्याप्त है। लल्ला सभी छोटे बड़े सदस्यों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्य क्षेत्र में रामयज्ञ आरवाई के नाम से जाने जाते हैं। इसी माह के अंत में आरवाई सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक सम्मानजनक सेवानिवृत्ति हर सेवाधारी के लिए एक सपना होती है। आरवाई भी सेवानिवृत्ति की एक आदर्श स्थिति में निगम को अलविदा कह रहे हैं। वह अपने वरिष्ठ कनिष्ठ सभी सहकर्मियों के लिए आदर्श स्थापित करने में सफल रहे हैं, जो कि अन्य सहकर्मियों के लिए उदाहरण के साथ ही अनुकरणीय भी रहेगा। हम सदा उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ईश्वर करे वो शताधिक आयु को प्राप्त हों। ये बहुत छोटे थे तो हमारी शादी हुई, 14 साल के थे, 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे। शादी के बाद 3 साल बाद गौना हुआ। उसके बाद हमारी इनके साथ का सफ़र शुरू हुआ। फिर तब से हम लोग साथ रह रहे हैं। उसके बाद फिर ससुराल आए। दीदी के जीजाजी की डेथ हो गई। फिर उनके 2 बच्चे थे साथ में। इनके साथ उन बच्चों के लालन पालन में पूरा सहयोग दिया। बाकी ये हमारे ऐसे इंसान थे कि जो हमको कुछ कभी कहना नहीं पड़ा। अगर हमने सोचा भी है तो हमारा हमेशा पूरा करते थे। बहुत कम चीज़ों में ज़्यादा हो जाता था। हमेशा परिवार के लिए इन्होंने ध्यान दिया। साथ में हम उनके लगे रहे, पीछे पीछे चलते रहे, सपोर्ट करते रहे जो भी हमसे बन पड़ा। और आज ये रिटायरमेंट का टाइम है, तो भी भगवान ईश्वर करे कि हम सब दोनों सारा परिवार एक साथ रह के खुश रहें, बच्चे भी खुश रहें, यहाँ साथ में हैं, आगे की लाइफ भी अच्छी निकले। पापा प्रणाम। सौभाग्य है कि मैं आपका बेटा हूँ। पापा की एक आदत अच्छी है कि हम लोग कोई भी काम करना चाहें लाइफ में तो उसके लिए हमने एक बार अगर बोल दिया कोई भी चीज़ें तो वो हमारे दिमाग से निकल गया। लेकिन पापा के माइंड में ये चीज़ हमेशा रहती है, बेटा तुमने चीज़ बोली थी, तुम्हें चीज़ फ्यूचर में अपने लिए बढ़िया करना है, लाइफ में आपको अच्छा करना है, आप परिवार के साथ कैसे रहिए, क्या रहिए, और कहीं भी आना जाना हुआ या कुछ हुआ तो हमको एक बार नहीं रहता, लेकिन पापा चीज़ों को हम लोगों के लिए हमेशा एक्टिव मोड में वर्कआउट करते हैं। और हम आज की डेट में ही जैसे शिवांश हमारे लिए छोटे हैं, वैसे पापा के लिए हम बिल्कुल छोटे हैं। बिल्कुल अभी हमें कहीं नहीं फील होता कि हम उस लेवल पे या इतने बड़े हो चुके हैं कि कोई भी चीज़ हम कर पाएँ। और पापा एक एज पे आकर अब रिटायरमेंट भी उनका आ गया है, तो अब अपने जिम्मेदारियों से कोशिश हम ये करेंगे कि पापा ने जो एक टारगेट हमारे लिए रखा हुआ है कि चीज़ें, तो पापा को अब उन परेशानियों से पापा अपने कामों को करें और उनकी जगह पर हम उन समस्याओं को, जो काम वो कर रहे हैं उसको हम अपने में करें, कि जिससे कि पापा जो चीज़ें अभी तक अपने लिए लाइफ में नहीं कर पाए, जो हम लोग लिए करते रहे, वो अपने लिए वो करें। पापा के रिटायरमेंट के लिए उनको आगे के फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रणाम पापा जी। जब से हम इस घर में आए हैं 2014 में मेरी शादी हुई, तब से लेकर आज तक मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि इस घर में बहू बन कर आए हैं। बेटी जैसा प्यार, सम्मान, हर चीज़ मिला और ऐसे ही बना रहे। आपका साथ और आपका आशीर्वाद हमेशा हम लोग के साथ बना रहे, यही हमारी इच्छा है। बाबा मैं आपके साथ कुछ खेलूँगा
आप मुझे खूब पढ़ाइएगा, आप रिटायर में। हमारे प्रिय भाई राम त्रिपाठी रिटायर हो रहे हैं आज। हम लोग एक साथ में रहेंगे, अच्छा लगेगा। और बचपन से हम लोग बड़े प्यार से रहे, बहुत अच्छे साथ में रहे, साथ में खाना खाना, रहना, उठना, बैठना, और भाई बहन में बड़ा प्यार था, आज भी है। ऐसे भगवान की कृपा से बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना है कि हम सब भाई बहन ऐसे प्यार से रहें, भगवान उनको खुश रखें। आज जो कुछ हम हैं उन्हीं के कृपा से हैं, उन्हीं की दया से, और सब अच्छा है। हमारे बच्चे भी उन्हीं से पढ़े लिखे बड़े हुए, और सब परिवार उनका सदा सुखी रहे, खुश रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। बस यही सब, सदा सुखी रखें भगवान, खुश रखें। हमका बहुत खुशी है कि हमारा बेटा आज से रिटायर्ड हुआ, और बचपन के बहुत सीधा है, पूरा परिवार लेके चल रहा है। बने रहें, उनकी ज़िंदगी बढ़े और सुस्त रहें। हमें बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत आशीर्वाद। राम त्रिपाठी जो मेरे सामने बच्चे ही थे, बहुत सालों पहले आए LIC में, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमारे सीनियर सिटीजन में शामिल हो जाना, जबकि मेरे सामने ये बच्चा था। मेरी इनकी मुलाकात पहले जगदीश में हुई। मुझे भगवान से ही प्रार्थना है कि ये अगले 60 वर्ष दूसरी पारी में जरूर बिताएं, जितना स्वस्थ अभी तक रहें, जितना समृद्ध अभी तक रहें, जितना प्रसन्न अभी तक रहें, उससे अच्छा और उतना दूसरी पारी उससे और अच्छी हो। मैं अपनी शुभकामनाएं इनको देता हूँ। धन्यवाद। Today, on this special evening, I would like to greet Tauji for his retirement. Some of his qualities that I admire the most are his sense of humor, being punctual and focused while performing a particular task, and his struggle of reaching LIC at such a time when the family's economic condition was not good. I also follow his advices on career growth or on personality growth, and I wish him all the best for the post-retirement journey, and wish that he stays healthy as always. Pranam Tauji. हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष के अक्टूबर माह में हमारे सभी के प्रिय एवं श्रद्धेय हमारे ताऊ जी का रिटायरमेंट है। परिवार के हर सदस्य की मदद की बात हो या किसी संकट में सहारे की, ताऊ जी को हमेशा सबने साथ में खड़ा ही पाया है। व्यक्तिगत तौर पर ताऊ जी का किसी भी कैसे भी काम को लेकर जुझारूपन मुझे व्यक्तिगत तौर पर हमेशा प्रेरित करता है। जैसे कि एक दिन की बात है, ताऊ जी यहाँ गांव में आए हुए थे, हमने उनके पैर छुए, उनका सामान घर के अंदर रखा और उसके बाद पानी पिलाकर हम घर चले आए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ताऊ जी बनियान और लुंगी में घर का जाला साफ़ कर रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंसान को बड़ा और अलग बनाती हैं। आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, प्रसन्नचित एवं क्रियाशील रहें, जिससे आपके आदर्शों का सानिध्य और मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहे। प्रणाम। परम आदरणीय मामा जी, सादर चरण स्पर्श। आपके व्यक्तित्व के विषय में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा ही है, क्योंकि आप में असीम साहस, धैर्य, मेहनत, प्रेम, गंभीरता समाहित है, जिसके बलबूते आपने पूरे परिवार को जो सीख एवं विचारधारा दी है वह वास्तव में अद्वितीय है। आपका पूरा जीवन अनुकरणीय है। घर परिवार रिश्तेदारों में किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसा रहना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, यह सब आपसे सीखने लायक है। परिवार की एकता, अखंडता की धुरी आप ही हैं। आप सदैव प्रसन्न रहें। आपकी आयु, आपका यश, आपका मान, आपकी कीर्ति दिन प्रतिदिन सदैव ऐसे बढ़ती रहे। आप सदैव स्वस्थ रहें, यही शुभकामना है। सादर चरण।
मामा जी सादर प्रणाम। आपके व्यक्तित्व के कुछ गुण ऐसे हैं जो मुझे सम्मोहित करते हैं, जैसे कि परिवार को एक साथ बांध के रखना, एक साथ लेके चलना। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं ऐसा परिवार का हिस्सा रहा हूँ। आपने अपने जीवन में जिन ऊंचाइयों को छुआ है, जिन लक्ष्यों को आपने बनाया, आपने अपने लक्ष्यों को पुनर्जीवित किया और अपनी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम किया, उन्हें एक हाईवे प्रदान कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज देखिए आपने जो जिन फसलों को बोया था वो कैसे लहलहा रही है। और तीसरा ये है कि आपने अपने जीवन को बहुत ही संयमित और संतुलित तरीके से जिया है। ये मेरे लिए बहुत ही वास्तव में ये एक बहुत ही ईमानदार कोशिश रही है आपकी। अपने पूरे जीवन जो है अपने पैरों को जो है चादर से बाहर नहीं जाने दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके दिए हुए संस्कार और उन मूल्यों को भावी पीढ़ियां जो है सहेज के रखेंगी और आपके संस्थान ने भी आपके व्यक्तित्व का काफ़ी लाभ उठाया होगा। भावी जीवन के लिए आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्नेह ऐसे ही मिलता रहेगा। सादर प्रणाम। सभी को मेरा यथोचित प्रणाम, अभिवादन। श्रद्धेय भैया के लिए कुछ कहना मतलब सागर को गागर में भरना है और सागर को गागर में भरा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार भैया के बारे में भी जो कुछ कहना है आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है उनके बारे में कि जैसे रघुकुल में बहुत महान पुण्यात्माएं हुई, लेकिन रघुकुल का जो सम्मान, जो गौरव हुआ वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पैदा होने के बाद ही सभी पूरे संसार में विदित हुआ। उसी प्रकार हमारे आदरणीय बाबा राम अवतार के परिवार में बहुत पुण्यात्माएं हुई, इस समय भी बहुत लोग हैं उसी प्रकार से। लेकिन आदरणीय भैया का, श्रद्धेय भैया का जन्म होना इस परिवार के लिए एक गौरवपूर्ण स्थिति है। व्यक्तिगत रूप से मैं भैया को हमेशा मानता रहा कि वो मेरे लिए भगवान राम हैं, क्योंकि मैं भगवान राम के आदर्शों को ही सबसे अच्छा मानता हूँ। और आदरणीय भैया ने हमेशा मैंने पाया कि परिवार के प्रति कैसे लोगों के साथ व्यवहार होना चाहिए। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, उनका हाथ मेरे ऊपर रहे। धन्यवाद, प्रणाम। आदरणीय मामा जी, एक लंबा सफ़र आपने इस दौरान तय किया है। हम सब ने आपको बहुत ही नज़दीकी से महसूस किया है। आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका समर्पण परिवार के प्रति, आपकी जिम्मेदारी, आपकी सरलता, ये सब हमको सम्मोहित करती रही है। आपका व्यक्तित्व एक विशाल वृक्ष की तरह रहा है। उसके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाना जैसा है। जब भी कोई कष्ट होता है, जब भी कोई समस्या होती है, जब भी संघर्ष की बात आती है, लगता है कि मामा से बात कर लें। आप इतनी सरलता से सारी बातों को कह देते हैं, इतनी सरलता से बातों को समझा देते हैं कि आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा मिल जाती है। आपका पूरा जीवन ही सीखने लायक है, आपका पूरा व्यवहार ही सीखने लायक है। और अगर उसका 10% भी हम लोग सीख गए तो मान के चलिए कि हम सब सौभाग्यशाली हैं। सच में आप एक मर्यादा पुरुषोत्तम है हमारे परिवार के लिए। ईश्वर करे कि आपका आगे का जो आपकी आगे की जो यात्रा है वो और सुखद हो, स्वस्थ रहे और हम सबको हरदम आपका ऐसा ही सानिध्य मिलता रहे। आगे के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। सादर प्रणाम मामा जी। Today is a special day for all of us gathered here. Taoji, our respected Taoji's retirement is here. But it's not an end. It's a beginning of a new chapter in his life. His sense of humor, politeness and wit has always impressed and inspired me. His struggles and difficulties from the earlier days were no hindrance for his upcoming future roadmap. The most important virtue that has made a deep-rooted connection with my soul is his strong sense of family togetherness and support. I hope he stays as jubilant and healthy as he always is. Love you, Taoji. Pranam. सादर प्रणाम मामा जी। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक समाप्त कर रहे हैं। आप अपने व्यस्त जीवन में भी हम सबका समय समय पर मार्गदर्शन स्नेह भरपूर आपका मिलता रहा है। आप अपने कार्यक्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। अब आप सेवा से निवृत्त हो रहे हैं जिसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं। अब आपका अधिकतम समय एवं स्नेह हम सभी को मिलेगा।
आपका सरल सादगी भरा जीवन स्वयं आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आशा है आप सदैव अपना स्नेह वर्षा हम सब पर करते रहेंगे। धन्यवाद। सादर प्रणाम। भाई साहब, after serving for almost 40 years with hard work, bagdod, facing many challenges during the lifetime, you are going to close the journey of your professional career by end of October 21. You are entering into a new phase of your life where you can spend quality time for yourself, get relaxed and enjoy life with family and friends. Wishing you very happy, active and prosperous retired life and pray the God for your very healthy long life forward. आप जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 40,000. Once again wishing you very happy and joyful life in future. सबसे पहले आदरणीय ताऊ जी को सादर प्रणाम। ताऊ जी का ख्याल जब भी मन में आता है तो एक ही बात मन में आती है, वो है संतुलन। ताऊ जी हमेशा सबकी प्रेरणा रहे हैं। उन्होंने सिखाया है कि कैसे हम संतुलन बरकरार रखें, कैसे परिवार चलते हैं, कैसे आर्थिक संतुलन बनता है, कैसे सामाजिक संतुलन बनता है। एक बार पुनः उनको सादर प्रणाम करूंगा और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब उनसे जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उनसे जो भी ज्ञान है, जो भी प्रेरणा है, जो भी उनका आशीर्वाद है वो हमें प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। आवत ये सरत कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। परिवार, अपने संबंधियों, समाज व कर्म क्षेत्र में कुशल सामंजस्य के साथ प्रतिष्ठित पद पर पहुंचकर बेदाग लंबी नौकरी से सेवानिवृत्त होना वाकई बहुत बड़ी बात होती है और ईश्वर ऐसी कृपा बिरले लोगों को ही प्रदान करते हैं। मुझे पिछले 3 सालों से आदरणीय चाचा जी के साथ में उनके सानिध्य में एलडीको में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका व्यक्तित्व मुझे तो हर क्षेत्र में प्रेरणा प्रदान करता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है, बड़ी ऊर्जा मिलती है उनसे। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सेवानिवृत्त के पश्चात वो ऐसे ही सक्रिय रहें, स्वस्थ रहें, हम सबके बीच रहें, हम सबका पूरा मार्गदर्शन करते रहें। आदरणीय चाचा जी को हार्दिक बधाई, सादर प्रणाम। भैया प्रणाम। आज का दिन हम लोगों के लिए एक गौरवपूर्ण दिन है। एक एक चीज़ें जो सकारात्मक चीज़ें हमारे अंदर आई हैं वो आपके द्वारा ही आई हैं, आपको देखकर ही आई हैं। जिस तरह से आपका जो व्यक्तित्व है, जो भी कुछ आज हमारे अंदर सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, वो सिर्फ आपकी वजह से है। बचपन में जब हम लोग 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे तब आपके साथ कैसे उर्द काटने जाते थे, भूसा ढोते थे, वो एक जो आत्मीयता आपसे मिली, जो आप गार्जियनशिप आपसे मिली, वो सदैव हृदय में अंदर व्याप्त है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको स्वस्थ रखें और आगे भी हमें और हमारे पूरे परिवार को आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और हम लोग आपके पद चिन्हों पे चलते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। भैया प्रणाम। बोलिए सर। आदरणीय लल्ला भैया, आपको सेवानिवृत्ति की अनेकों अनेक बधाइयाँ। आपका सहयोग और आशीर्वाद हम सब पे ऐसे ही बना रहे, यही ईश्वर से कामना है। धन्यवाद। धीर उदात, धीर प्रशांत, धीर ललित व धीरोदात्त जैसे श्रेष्ठ गुणों से अलंकृत श्रद्धेय भैया जी रूपी वट वृक्ष का प्रादुर्भाव हमारे कुटुंब के लिए अनमोल निधि है। आपके स्वभाव व मार्गदर्शन से हम सभी को एक सद्जीवन जीने की नई दिशा मिली। हम आपके स्वभाव से हमें 3 बातों की शिक्षा मिलती है। नंबर 1, अर्थ, पद व ज्ञान की समग्रता के साथ स्व का शून्य होना। नंबर 2, सुख दुख में साथ देने की प्रवृत्ति। नंबर 3, आंतरिक
पीड़ा का एहसास न होने देने की प्रवृत्ति। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको स्वस्थ व दीर्घायु प्रदान करे और आपका मार्गदर्शन आजीवन हमें मिलता रहे। आपके सुख, समृद्धि व स्वास्थ्य पूर्ण जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर प्रणाम। नमस्ते पापा। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ सक्सेसफुल जर्नी। कितनी जल्दी वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है अभी कल की ही बात थी। मैं छोटी थी और आप जैसे ही ऑफिस से घर आते मैं गेट पर ही पहुंच जाती और आपको दिन भर की सारी कहानियां गेट पर ही सुना दिया करती थी। आप कहते बेटा एक बार घर तो आ जाने दो, अंदर तो आ जाने दो। आपकी मेहनत और डेडिकेशन इंस्पिरेशन है मेरे लिए। फैमिली और ऑफिस को कैसे बैलेंस करना है ये सीखा है मैंने आपसे। मुझे अभी भी याद है हर संडे आप हमें कहीं ना कहीं घुमाने ले जाया करते थे। वो भी हमारी ज़िद हुआ करती थी। कभी ये नहीं सोचा कि जो इंसान ने हमें हफ्ते के 6 दिन काम किया है उसे भी एक दिन आराम तो चाहिए ही होता होगा। आज जब खुद का बेटा आया तब समझ में आया कि पेरेंट्स का रोल कितना डिफ़िकल्ट है। आप हमेशा पूरी फैमिली को साथ में लेकर चलते थे। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको भी किसी से कोई शिकायत है कि नहीं है। आई एम लकी टू हैव अ फादर लाइक यू। आपने मेरे हर डिसीजन में सपोर्ट किया है और शायद उसी का नतीजा है कि आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बन पाई हूँ। एंड में बस यही कहना चाहूँगी कि आप परिवार की हिम्मत हैं, आप परिवार की उम्मीद हैं और आप ही परिवार की आस हैं और आप ही हमारी पहचान है। विश यू अ फन फिल्ड रिटायर्ड लाइफ। थैंक यू। Pranam Papa, congratulations on your retirement. We are so proud to have witnessed you work so hard over so many decades. Only a few people really do achieve that. Now you will get a lot more time to read, to travel, to go shopping in Lucknow and to spend a lot of time with children at home. So use that time very well and enjoy your retirement. All the very best for this new phase of life. જય શ્રી કૃષ્ણ. તમારી નિવૃત્તિ પર અભિનંદન. અમને ગર્વ છે કે તમે આ જગ્યા ઉપર પહોંચીને સમાજ માટે ખૂબ જ સારું કામ કર્યું છે. હવેનો સમય તમે ઘરના સભ્યો અને મિત્રો માટે તથા આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિમાં પસાર કરો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે. તમારી નિવૃત્તિની લાઈફ તમે શાંતિપૂર્વક અને સ્વસ્થતાપૂર્વક પસાર કરો એ જ શુભેચ્છા. आदरणीय मामा जी नमस्ते। मामा जी आपके बारे में कुछ कहने से ज़्यादा भावनाएं हावी होने लगती हैं। जितना हम लोगों ने आपको बचपन से देखा और समझ पाया है, आपको जिस रूप से देखा जाए आप पूर्ण व्यक्तित्व हैं। जितना ज़्यादा आप सबका ध्यान और ख्याल रख लेते हैं, हर तरह से सबकी चिंता करना, परिवार को एक साथ लेके चलना, ये जो आपकी क्वालिटी है सबसे अलग है। आपको देखकर बस यही मन में सोच आती है कि आपका साथ, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद युगों युगों तक परिवार पर बना रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को आपसे सीख मिल सके। और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि वो आपको सदैव स्वस्थ रखे, सुसंपन्न रखे, आपका जीवन सुखमय रहे। यही ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्ते। अपने पूरे करियर को, अपनी पूरी जॉब को बहुत ही स्मूथली करते हुए रिटायर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आजकल की परिस्थितियों में। इसके लिए पुनः बधाई। परिवार का जो स्तंभ है वो और मजबूत हो, इसकी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और जो उनका आत्मिक जुड़ाव रहा हमारे संग, सभी परिवार वालों के संग, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और रहेगा और है आगे। और उनको पुनः रिटायरमेंट की बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। परम आदरणीय श्री राम यज्ञ त्रिपाठी जी भारतीय जीवन बीमा निगम में निरीक्षण विभाग में सचिव के पद पर सुशोभित हैं। इनके कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं डॉक्टर यूपी द्विवेदी, मैं आर.वाई. त्रिपाठी के मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। भैया राम राम सबको। इनको हमने राम यज्ञ त्रिपाठी को खिलाया और पाला पोसा, इतना बड़ा हुआ, गोद में खिलाते थे। अब रिटायर होने जा रहे हैं। भगवान सब अच्छा रखे। बहुत बहुत शुभकामना।
सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मुझे मीठा मीठा सरजू जी का पानी लागे। धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया, धन ए भूपत दशरथ आंगन, खेले चारों भैया। बोले तो तुली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे। मुझे मीठा मीठा सरजू जी का पानी लागे। सुरैनी गई यादू हौ बे कांधैया नाऊ हौ बाई हो। सखिया अतलास दिया बेबी छाई, सिंहासन पहुड़ौ बे सिंहासन पहुड़ौ बाई हो। कांधा के भूरे भूरे बाल दूजने पर लहरे दूजने पर लहराई हो। एहो जई से केवल दल फूले भंवरे मारे